शेरू को होश आया तो वो थाने के हवालात में बंद था। बेतहाशा और जालिमाना मारपीट से उसके जिस्म का बंद बंद टूट रहा था। शेरू को अपने मुंह में कड़वाहट का एहसास हो रहा था और हलक में एक अजीब सी तलखी रची हुई थी। उसने आंखें खोलकर गिरदोपेश का जायजा लिया। उसके हाथ खोल दिए गए थे और वो अकेला एक कोठरी के फर्श पर पड़ा था जिसकी छत खासी ऊंची थी। एक रोशनदान से जो छत से बमुश्किल 1-1.5 फुट नीचे बना था और जिसे लोहे की सलाखों से बंद किया गया था, रोशनी की किरणें कोठरी में आ रही थीं, जो इस बात का ऐलान था कि सुबह हो गई है और इसका मतलब ये कि वो कल रात से अब तक बेहोश रहा था। उसने चाहा कि उठकर बैठ जाए, लेकिन जैसे ही उसने अपने इरादे को अमली जामा पहनाना चाहा, एक राह उसके होंठों से फिसल गई और वो होंठ चबा कर रह गया। पसलियों में लगने वाली ठोकरों ने उसका जिस्म दुखता हुआ फोड़ा बना दिया था। आखिर किसी न किसी तरह वो दीवार के सहारे उठकर बैठ गया, फिर उससे टेक लगा ली। अभी तक कोई संतरी वहां नहीं आया था। उसके हलक में कांटे से चुभने लगे। बमुश्किल उसने थूक निकला और इसी सोच में था कि किसी को आवाज देकर पानी तलब करे या खामोश रहे कि उसे कदमों की चाप सुनाई दी। उसकी आंखें हवालात की सलाखों पर जम गईं। आने वाला कोई मुसलमान सिपाही था। उसने शेरू को होश में आते देखा तो सलाखों वाले दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। वो बड़ी अजीब सी नजरों से उसे घूर रहा था। शेरू अंदाजा न कर सका कि उसकी आंखों में उसके लिए हमदर्दी है या नफरत, उसे शेरू पर रहम आ रहा है या गुस्सा। बस वो चुपचाप टिकटिकी बांधे उसे एक टुक देखे जा रहा था। उसका दिल चाहा कि उससे पानी मांग ले, लेकिन उसकी गैरत ने दुश्मन के सामने दस्ते सवाल दराज करने से एहतराज बरता। नौवारिद ने जब देखा कि वो कुछ बोलता ही नहीं, न ही उससे नजरें मिला रहा है, तो वो 2 कदम पीछे हटा। पहले शायद उसने लौट जाने और अफसरान को रिपोर्ट करने का इरादा किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो वापस मुड़ा और सलाखों से लगकर खड़ा हो गया। उसने अपना मुंह दरवाजे की सलाखों से लगाकर उससे पूछा, किसी शय की जरूरत है? शेरू ने उसके बुलाने पर चौंक कर उसकी तरफ देखा और चंद सानिये देखते रहने के बाद नजरें झुका लीं। उसके इस अमल पर संतरी को दुख सा हुआ। उसे यूं लगा जैसे शेरू ने उसे जवाब देने के काबिल जाना ही नहीं। किसी बेनाम से जज्बे के ताबे होकर उसने एक मर्तबा फिर अपना वही सवाल दोहराया। इस मर्तबा ना चाहते हुए भी उसके मुंह से बेसाख्ता निकल ही गया, अगर पानी मिल जाए तो। और उसे शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। संतरी कोई बात कहे सुने बगैर वहां से लंबे लंबे डग भरता चला गया। उसकी वापसी बमुश्किल 2-3 मिनट के बाद ही हुई। उसने हाथ में पीतल का लोटा पकड़ा हुआ था जो पानी से भरा था। उसने शेरू को नजदीक आने का इशारा किया और लोटा दरवाजे की सलाखों से लगा दिया। शेरू अपनी जगह से हिला तो जिस्म से दर्द की टीसें उठने लगीं, लेकिन किसी न किसी तरह उसने जब्त किया और अपने होंठ दांतों से काटता हुआ दरवाजे के नजदीक हो गया। संतरी नीचे बैठकर धार की शक्ल में पानी गिरा रहा था। शेरू ने दोनों हाथों की ओक बनाकर बमुश्किल 2 घूंट पानी हलक में उंडेला। उसे यूं लगा जैसे उसका गला बंद हो चुका था और अब 2 घूंट पानी अंदर जाने से खुल गया। ये अलग बात कि उसका हलक दुखने लगा था। तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उसने आहिस्ता आहिस्ता मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसे कुछ सुकून मिला। संतरी ने पानी उंडेलते हुए आहिस्ता से कहा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कम से कम अपनी अकेली माँ का ख्याल ही किया होता। शेरू ने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे उसने शेरू को कोई गाली दी हो। उसकी आंखों का रंग और चेहरे की बदलती हुई कैफियत को संतरी ने बखूबी महसूस कर लिया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने शेर मोहम्मद सुद्धन से ऐसी बात क्यों कह दी। शेरू ने कहा, काश तुम्हारा जन्म किसी मेरी माँ जैसी कश्मीर की माँ के वतन से हुआ होता, तब तुम ऐसी कोई बात मुझे न कहते। शेरू के जवाब ने संतरी को अपनी जगह मुंजमिद करके रख दिया। जब वो लोटा हाथ में पकड़े वापस जा रहा था तो उसका ज़मीर उस पर मलामत कर रहा था। संतरी की रवानगी के बमुश्किल 3-4 मिनट बाद ही शेर मोहम्मद की कोठरी के सामने तकरीबन सभी मुलाजिमीन हुजूम किए खड़े थे। फिर अपने इंस्पेक्टर को आते देखकर वो एक तरफ हट कर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर मुसलमान था, लेकिन उसके हमरा सिविल कपड़ों में मलबूस एक आर्मी ऑफिसर भी था, जिसकी शक्ल पर ही लिखा था कि वो किसी बुरी घड़ी की पैदाइश है। मेजर राम सिंह ने घूर कर उसे देखा, जैसे नजरों ही नजरों में उसे खा जाने का इरादा रखता हो। शेरू उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बराह रास्त मेजर राम सिंह की आंखों में गाड़ दी। एक 20 साला लौंडा उसे यूं घूर कर देखे, ऐसा वक्त जिंदगी में राम सिंह पर पहली मर्तबा आया था। अगर दोनों के दरमियान सलाखें हायल न होती तो वो शेरू की आंखें निकाल देता। उसके चेहरे से छलकते गैज़ व गज़ब को इंस्पेक्टर मीर ने महसूस कर लिया था, जिसे शाह का मसाहिब होने पर कुछ ज्यादा ही नाज था। वो आगे बढ़ा और मुंह में आई हुई तमाम गालियां उसे देकर शेरू को हुक्म दिया कि वो मेजर से नजरें झुकाकर बात करे। शेरू ने गुस्से से खोलते हुए उसे कहा, मैं तुम्हारी तरह ना तो मादर कश्मीर का कोई बेगैरत नुतफा हूं, न ही महाराजा का तनख्वाहदार कुत्ता। इंस्पेक्टर मीर ने उसे जवाब में बेशुमार मुगल्लजात से नवाजा और अपने संतरियों को उसे बांध कर लाने का हुक्म देकर
गुस्से में खौलता हुआ उस कमरे की तरफ चल दिया जो कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के लिए खास तौर से तैयार किया गया था। मेजर राम सिंह उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चला रहा था। दोनों उस कमरे में पहुंचने तक शेरू को गालियां बकते आए थे। वो उसकी बोटियां नोच लेने पर तुले हुए थे। कमरे में पहुंचने तक एक शैतानी मंसूबा मेजर राम सिंह के जहन में आ चुका था और एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर नाचने लगी थी। इंस्पेक्टर मीर उसके मूड की अचानक तब्दीली पर हैरत से उसे देखता रह गया। शेरू के हाथ हथकड़ी से बांधकर उसे घसीटते हुए वो लोग मेजर राम सिंह के सामने लाए थे, क्योंकि उसने अपने कदमों पर चलकर आने से इनकार कर दिया था। कमरे में उसके दाखिल होते ही दोनों उस पर वैश्यों की तरह पिल पड़े। इंस्पेक्टर मीर वफादारी का कुछ ज्यादा ही मुजाहिरा कर रहा था। अगर राम सिंह शेरू को 2 गालियां देता तो इंस्पेक्टर मीर उसे 10 गालियां देता। अगर राम सिंह उसे 1 ठोकर मारता तो वो उसे 4 ठोकरें रसीद करता। रात से वो भूखा प्यासा ये अजियत बर्दाश्त कर रहा था। जल्द ही अधमुआ होकर गिर पड़ा और उस पर बेहोशी तारी हो गई। मेजर राम सिंह बोला, ले जाओ इसे, कहीं कमबख्त मर ही न जाए। इससे हमें बहुत कुछ उगलवाना है। इसे खाना खिलाओ, मैं शाम के बाद आऊंगा। उसने उन्हीं संतरियों को हुक्म दिया जो उसे यहाँ लाए थे और वो लोग शेरू को डंडा डोली करते वापस ले गए। इंस्पेक्टर मीर ने अपनी पगड़ी पर सर जमाते हुए मेजर राम सिंह से कहा, बड़ा ढीठ मालूम होता है कमबख्त। जवाब में राम सिंह ने हल्का सा कहकहा लगाया। बोला, मीर साहब, ये तोते की तरह टैं टैं करेगा। मेरे जहन में एक इलाज आया है इसका। मेरे आदमी काम कर रहे हैं। जैसे ही मुझे इत्तला मिल गई, फिर देखना मेरे हाथ। ऐसे मुजाहिदीन तो मेरी जेब में पड़े रहते हैं। शेरू को होश आया तो वही संतरी उसके सामने बैठा था। उसका रुआ रुआ फरियादी था, लेकिन उसने अब इस अजियत के मुतल्लिक सोचना छोड़ दिया था। अब उसे सिर्फ एक ही फिक्र परेशान कर रही थी कि उसकी माँ और उसका दोस्त शरफू किस हाल में है। उसे होश में आते देखकर वही संतरी एक तरफ चल दिया। उसकी वापसी 2 आदमियों के साथ हुई जो उसके लिए खाना और कहवा लिए चले आ रहे थे। उसने आने वालों को देखते ही जोश गैज़ो गज़ब का मुजाहिरा किया। बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ले जाओ गद्दारो, बेशर्मो। उसी संतरी ने आने वालों से कहा, यहाँ रख दो और चले जाओ। वो लोग सामान वहीं रख कर चले गए। अब वहां संतरी और उसके अलावा और कोई नहीं था। संतरी ने उसे अपनी तरफ मुखातिब किया और शेरू ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। उसने भर्राई हुई आवाज में शेरू को मुखातिब किया। बोला, मेरा नाम सजावल है बेटा। अगर मेरी जबान पर एतबार कर सकते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। शेरू ने उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे उसने कोई बहुत अजीब बात कह दी हो। शेरू ने बड़े तंजिया लहजे में उसे मुखातिब किया। बोला, ठीक है, तुम्हारी जबान पर एतबार करके मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने किसी ठिकाने का इंकिशाफ कर दूं और तुम्हें महाराजा की खिदमत करने का एक सुनहरी मौका मिल जाए। संतरी बोला, तुम इस वक्त जो जी चाहे कह लो बेटा, मगर एक बात याद रखो, वक्त बहुत कम है। अगर हम दोनों एक दूसरे से उसकी वफादारी का सबूत ही मांगते रहे तो मुमकिन है राम सिंह अपने घिनौने मंसूबे पर अमल कर गुजरे। फिल वक्त सिर्फ खाना खाओ, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी बातें शाम को होंगी। मेरी ड्यूटी अब खत्म होने वाली है। किसी न किसी तरह आज का कष्ट भी काट लूं। कल कुदरत यकीनन कोई बेहतर सबब पैदा कर देगी। शेरू ने कुछ कहना चाहा ही था कि सजावल ने उसकी तवज्जो उस समत आते कदमों की आवाज की तरफ मबजूल करके उसे खामोश करवा दिया। उसके साथ ही वो उसे गालियां दे देकर खाना खाने का हुक्म देने लगा। मेजर राम सिंह बड़ी बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। उसे किसी की आमद का इंतजार था। बिलाखिर वो आ ही गया। एक कश्मीरी पंडित उसके सामने हाथ जोड़े उसे नमस्कार कर रहा था। मेजर राम सिंह ने बेचैनी से पूछा, हाँ लाला जी। पंडित घिघियाया, महाराज जी, उसका तो कोई नामो निशान नजर नहीं आता। राम सिंह को अचानक झटका लगा। क्या मतलब? पंडित बोला, मैंने एक एक घर पर अपने मुखबर लगा रखे हैं माई बाप, लेकिन वो बुढ़िया तो यूं गायब हुई जैसे उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई। मेजर राम सिंह ने उसे फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, पंडित महावीर प्रसाद, ना तो मैं दूध पीता बच्चा हूं ना तुम। दिमाग को हाजिर रख कर बात करो पंडित जी। पूंछ कोई लाखों की आबादी का शहर नहीं कि जहां से किसी के गायब होने का पता न चले। मुझे शेरू की माँ आज शाम तक हर सूरत में चाहिए, वरना। उसने फिक्रा नामुकम्मल ही छोड़ दिया। पंडित ने बड़ी मक्कारी से दांत निकाले। बोला, मैं अपनी मकदूर भर कोशिश करूंगा माई बाप, आप धीरज रखिए, जाएगी कहां। लेकिन उसका चेहरा एकदम संजीदा हो गया जब राम सिंह ने अचानक उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बातें नहीं, शेरू की माँ चाहिए। उसे कहीं से भी पैदा करो, कहीं से भी। जाओ, दफा हो जाओ। पंडित बोला, जाता हूं महाराज, जाता हूं। दुर्गा माई है दुर्गा माई। पंडित महावीर प्रसाद बाहर निकल आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस अक्ल के अंधे मेजर को कैसे समझाए कि शेरू की गिरफ्तारी के फौरन बाद ही उसकी मां घर से गायब हो गई थी। शायद उसने अपने अंजाम का अंदाजा लगा लिया होगा।
या उसे हुसैन खान के आदमियों ने यहाँ से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया होगा। पंडित महावीर प्रसाद के बाहर जाते ही मेजर राम सिंह ने मेज पर रखी घंटी पर हाथ मारा और एक संतरी अंदर दाखिल हुआ। उसने संतरी के एड़ियां बजाते ही हुक्म दिया, ले आओ उसे। थोड़ी देर बाद हाथों में हथकड़ी पहने शेर मोहम्मद उसके सामने मौजूद था। मेजर राम सिंह उसकी मां को तुरुप का पत्ता बनाना चाहता था, लेकिन उसकी पुरस्कार गुमशुदगी ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब वो अपनी तमाम नाकामियों का बदला उसी से लेना चाहता था। उसके एक इशारे पर एक सिपाही ने हथकड़ी का दूसरा सिरा वहां दीवार ही में गड़ी एक मजबूत सलाख में फंसाकर उसे ताला लगा दिया। राम सिंह ने बैद हाथ में पकड़े उसे सर्द आंखों से घूरा। बोला, हुसैन खान कहाँ है? शेर मोहम्मद ने उसकी आंखों में झांका। बोला, तुम्हारे सामने खड़ा है। राम सिंह ने अपने दांत पीसे। बोला, तुम लोग इस तरह नहीं मानने वाले। शेरू ने उसका तमस्खर उड़ाया। बोला, यहाँ का हर आजादी पसंद हुसैन खान है। तुम किस हुसैन खान की बात कर रहे हो? उसको अपनी बात का जवाब बाजू पर पड़ने वाले जोरदार बेद की शक्ल में मिला, जो सनसनाता हुआ उसके गोश्त में उतर गया। राम सिंह जोश गैज़ो गज़ब में चिल्लाते हुए उस पर बेद मारने लगा। कहाँ है हुसैन खान? उसकी हर ज़र्ब शेरू को अपनी हड्डियों में घुसती महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अजियत से फरार की राह ये जानी के बजाय फरियाद गुना होने के राम सिंह को गालियां देने लगा। उसकी हर गाली राम सिंह के गजब में कई गुना इजाफा कर रही थी। वो उसको मारते मारते अब बेबस गधों की तरह हाँपने लगा था। उसके बाजू शल हो गए थे। शेरू के बदन पर कपड़ों की जगह चीथड़े लटक रहे थे। उसके करीबन सारे जिस्म से खून जारी था, लेकिन वो उसी तरह राम सिंह की आंखों में आंखें डाले खड़ा था। राम सिंह बेबस होकर एक आराम कुर्सी पर ढेर हो गया, जो वहां एक कोने में रखी थी। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। शेरू की आवाज में रात कड़क रही थी, बस बुज़दिल। जवाब में राम सिंह अपनी जगह से उठा। उसने घंटी पर हाथ मारा और अंदर आने वाले संतरी को कुछ इशारा किया। दूसरे ही लम्हे दो लाठी बरदार संतरी वहां मौजूद थे। राम सिंह ने हाँपते कांपते उसकी तरफ इशारा किया। बोला, मारो इसे। जवाब में शेर मोहम्मद का जोरदार कहकहा उसे पागल ही तो कर गया। उसने चाहा कि वो भी उठकर उन मारपीट करने वालों में शामिल हो जाए, लेकिन वो बेबसी से तिलमिला कर रह गया। दोनों लाठी बरदार उसे रुई की तरह धुनक रहे थे। आध घंटे तक अजियत बर्दाश्त करने के बाद वो बिलाखिर बेहोश हो गया। उसके बेहोश जिस्म को पांव की ठोकरें मारकर मेजर राम सिंह ने हुक्म दिया, इसे इसकी कोठरी में फेंकाओ। उसने बड़े बड़े मुजरिमों के कसबल निकाल दिए थे। कश्मीर भर के इंटेरोगेशन सेंटर्स में वो कसाई के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन इस 20 साल के नौजवान कश्मीरी ने इसे नाकों चने चबवा दिए थे। शाम के बाद पंडित महावीर प्रसाद फिर उसके सामने हाजिर हुआ। पंडित पिछले कई सालों से सरकारी मुखबर के फराइज अंजाम दे रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और कबल इसके कि मेजर राम सिंह उससे कुछ दरियाफ्त करे, निहायत मक्कारी से एक आंख दबाते हुए उसने राम सिंह को मुखातिब किया। बोला, महाराज बुढ़िया तो नहीं मिली, एक और शय हाथ आई है। माई बाप शेरू तो क्या, उसके बाप की कब्र से उसकी हड्डियां भी बोलने लगेंगी। राम सिंह ने बड़ी बेचैनी से पहलू बदला। बोला, क्या? कौन है वो? पंडित ने बड़ी बेशर्मी से आंख और हाथ का इशारा किया। बोला, जोहरा। राम सिंह बोला, लेकिन उसका तो। वो कुछ कहते कहते रुक गया। वो पंडित महावीर प्रसाद की रग रग से वाकिफ था। तक़सीम हिंद से चंद हफ्ते पहले जब कायदे आज़म दिल्ली में क़याम फरमा थे, एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की। उस वफ्द में मौजूद बेशतर लोग मुस्लिम लीग से मुतल्लिक थे, लेकिन इनमें एक मुसलमान फौजी अफसर भी शामिल था, जो आर्म्ड फोर्सेस पार्टीशन सब कमेटी का मेंबर होने की वजह से कुछ खदशात की तह तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। उसने कायदे आज़म को बताया कि महाराजा कश्मीर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने से गुरेज बरत रहा है। उसने इस खदशे का इजहार भी किया कि आज़ादी हिंद की तहरीक का हीरो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो तसव्वुर पाकिस्तान की मुखालिफत में पेश रहा है, दरअसल महाराजा के हाथ मजबूत कर रहा है। कायदे आज़म ने उस मुस्तकबिल के जर्नैल तारिक को तशफ़ी दी और फरमाया कि 2 अफराद का फैसला कभी सारी कौम का फैसला नहीं कहलाता। नजरिया पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों के दिल में भी घर कर चुका है। शेख अब्दुल्लाह की मुखालिफत के बावजूद कश्मीरी गयूर मुसलमान पाकिस्तान से इल्हाक के हक में वोट देंगे, लेकिन सितंबर 1947 ही में मरी पहुंचने वाले कश्मीरी महाजरीन की तबाहाली चिल्ला चिल्ला कर उस जर्नैल के खदशात की तस्दीक कर रही थी। उन लोगों की ज़बानी इल्म हुआ कि महाराजा की सितमरानियां अपनी इंतहा को पहुंच गई हैं। उसकी फौज और मुसल्लह गैर मुस्लिमों ने कश्मीरी मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है। वो लोग बेदरेग कत्ले आम और लूट मार में जुटे हुए हैं, ताकि मुसलमान घबरा कर रियासत से भाग जाएं, और उन्हें अपने घिनौने मकासद में खातिर खा कामयाबी भी हासिल हो रही है। ये बड़ी संगीन और रूह फरसा खबर थी।
हुकूमत इससे आंखें बंद नहीं कर सकती थी। न सिर्फ कश्मीरी मुसलमान बल्कि नौजायदा मुमलिकत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा भी यही था कि कश्मीर को भारत की झोली में न गिरने दिया जाए। हर जी शऊर ये महसूस कर सकता था कि अगर भारतीय अफवाज ने कश्मीर की सरहदों पर डेरे डाल दिए तो रावलपिंडी से लाहौर तक 180 मील लंबी सड़क उनके बराह रास्त हमलों की जद में आकर बिल्कुल गैर महफूज हो जाएगी। इस राब्ता लाइन के दिफा के लिए फौज का एक बड़ा हिस्सा मुख्तस हो जाता और लाहौर फ्रंट कमजोर पड़ जाता, जिसके बाद भारत के लिए हमारी राब्ता लाइन तोड़कर लाहौर, सियालकोट, जेहलम और गुजरात को पाकिस्तानी अफवाज के GHQ रावलपिंडी से काट देना चंदा मुश्किल न रहता। हजारा और मरी महाज से 200 मील दूर थे, लेकिन कश्मीर में भारतीय फौज के आ जाने से वो फौरन जंग की लपेट में आ जाते। अमन और जंग दोनों सूरतों में ये हालात हमारे सर पर खतरे की तलवार बनकर लटक रहे थे। हमारी ज़राअत का दारोमदार भी उन दरियाओं पर था जो कश्मीर से निकलते थे। मराला हेडवर्क्स सरहद के सिर्फ 1 मील अंदर और मंगला हेडवर्क्स कश्मीर में वाक़ थे। दूसरी तरफ खुद कश्मीर की इक्तिसादियात भी पाकिस्तान से वाबस्ता थी। कोहाला मुजफ्फराबाद की तिजारती शाहरा कश्मीर की वो वाहिद शाहरा थी जो सारा साल खुली रहती थी और ये मुजफ्फराबाद से कोहाला के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होती थी। देवदार और चीड़ की लकड़ी जो रियासत की आमदन का सबसे बड़ा जरिया थी, दरियाई जेहलम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होती थी। ये सबूत थे इस बात के कि कश्मीर और पाकिस्तान का इल्हाक सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि एक लाजमी जरूरत और पाकिस्तान की सालमियत का भरपूर तकाजा भी है। कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत पाकिस्तान से इल्हाक की हामी थी। इन पाकिस्तान दोस्त कश्मीरियों को जब जबरन बेघर और बेवतन किया जाने लगा और कश्मीर से भारत के जबरी इल्हाक की राहें उस्तवार होने लगी तो दर्दमंद पाकिस्तानियों के दिल दहल गए।